देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, तो ये क्या कहता है, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज। ये क्वेश्चन हर बार आता है, आप पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको किसी ना किसी फॉर्म में यही क्वेश्चन लैंग्वेज पर, और इवन सेम क्वेश्चन एज इट इज, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क दे करके मिलता ही मिलता है, क्योंकि लैंग्वेज पे एक क्वेश्चन आना ही है, निश्चित है। ठीक, तो समझते हैं, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद मच ईज अप टू अ स्पेसिफिक पीरियड because they are especially responsive to environmental influences in that period. This period is known as dash period of development. यानी बच्चे जो हैं वो आसानी से भाषा को सीख जाते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। इसके कई सारे नाम हो सकते हैं, इसको स्पेसिफिक पीरियड कह रहे हैं हम, बाकी अभी मैं बताऊंगी, इतने आप आंसर कर रहे हैं। तो बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि पर, यानी एक निश्चित समय है, एक ऐसी स्टेज है जहां वो बाकी स्टेजेस के मुकाबले आसानी से भाषा को सीख जाएंगे। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। अगर आप 25 साल की उम्र में अमेरिका जाते हैं और आपको अंग्रेजी नहीं आती है, और आपका एक बच्चा है जो 5 साल का है, तो ज्यादा संभावना है कि वो आपसे बेहतर या जल्दी ही लैंग्वेज पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए क्या है, क्रिटिकल पीरियड है, सेंसिटिव पीरियड है, लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्पेसिफिक पीरियड है, जब लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्टेस्ट होगा। ठीक है ना? तो समझते हैं, बहुत सरलता के साथ आप इस अवधि में भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी एनवायरमेंट के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं। क्वेश्चन पढ़ के समझ लिया, मतलब हाफ बैटल इज वॉन, आधी लड़ाई आपने जीत ली। ठीक, इस पीरियड को क्या कहते हैं? सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, जोनल पीरियड कहेंगे, अटिपिकल पीरियड कहेंगे, या नॉन रिस्पॉन्सिव पीरियड कहेंगे। तो जैसा कि आप लोग सभी सही उत्तर दे रहे हैं, ज्यादातर लोग, क्या है, सेंसिटिव पीरियड ये कहलाता है, यानी संवेदनशील काल कहा जाएगा। किस चीज के लिए? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग संवेदनशील काल हो सकते हैं। जैसे इस बार सेंसिटिव पीरियड पूछा गया किसके लिए? न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए या ब्रेन प्लास्टिसिटी के लिए। उसको भी मैं अभी एक बोनस क्वेश्चन के रूप में आपको यही समझा करके चलूंगी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो सेंसिटिव पीरियड कहलाएगा ये। सेंसिटिव क्यों? क्योंकि आप इस समय में, बच्चा इस समय में 2 से 6 वर्ष के समय में स्पेशली क्या है, सेंसिटिव है लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो ये सेंसिटिव पीरियड या संवेदनशील काल कहा जा सकता है। इसको आप क्रिटिकल पीरियड कह सकते हैं, कि बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड है। फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं, कि भाषा विकास सबसे तीव्रता से इसी उम्र में होता है, इसी सेंसिटिव पीरियड में होता है। और ये 5 साल की उम्र तक जो एलएडी की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात करते हैं, नॉम चॉम्स्की, वो वही पीरियड है, क्योंकि बच्चे बहुत तेजी से इस टाइम पे उनका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है बहुत एक्टिव होता है। उम्र के साथ ये धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो ये जोनल यानी क्षेत्रीय, कोई क्षेत्रीय अवधि होती है, ये किसी क्षेत्र की बात हो रही है? जी नहीं, एज की बात हो रही है। अटिपिकल यानी विशिष्ट या एबनॉर्मल पीरियड है ये? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है, सेंसिटिव पीरियड है ये। खराब बात। नॉन रिस्पॉन्सिव है, अप्रतिक्रियात्मक है। अगर नॉन रिस्पॉन्सिव होता, और यहां हम क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस एज में बच्चा रिस्पॉन्सिव होता है लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ये कह रहे हैं जी नॉन रिस्पॉन्सिव है, तो कुछ और ही बात चल रही है। 4 ऑप्शंस में से हमें एक ही बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, उसके अलावा 3 ऑप्शन से ये सीख लेना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना? रट्टे नहीं लगाने, समझना है चीजों को। तो सेंसिटिव पीरियड या क्रिटिकल पीरियड या फास्टेस्ट पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सा है, जिस टाइम पे बच्चा सबसे तेजी से लैंग्वेज को पकड़ेगा? वो है अर्ली चाइल्डहुड। ये आप कहीं नोट भी कर सकते हैं। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की जब हम बात करेंगे आगे चल करके, है ना, पूर्व बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, बाल्यावस्था का पहला हिस्सा है ये। दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड, उससे पहले इन्फेंसी है, फिर एडोलेसेंस है। यही 3 स्टेजेस आपके काम की हैं, जिसमें से चाइल्डहुड को बांट देंगे तो 4 स्टेज कहलाएंगी। मैं यहां लिख देती हूँ, इन्फेंसी जन्म से 2, शैशवावस्था जिसको हम कह रहे हैं, इसी को पियाजे ने सेंसरी मोटर कह दिया, गत्यात्मक अवस्था, जन्म से 2। फिर चाइल्डहुड में 2 पार्ट हैं, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड उत्तर बाल्यावस्था जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहा पियाजे ने 6 से 12, और एडोलेसेंस ये क्या है, ये है आपका 12 से 18, WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष। ठीक है, टीन एज भी जिसको हम कह देते हैं। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो सबसे ज्यादा आपके काम की हैं। अदरवाइज स्टेजेस बहुत सारी हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेज अलग होती हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग होती हैं, बट आपके काम की ये 4 स्टेज हैं, इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। पूर्व बाल्यावस्था, अब ये वो काल है, पूर्व बाल्यावस्था। लैंग्वेज पे क्वेश्चन 2-3 तरह से ही बन सकते हैं। एक ये है आपके सामने जो बहुत बार रिपीट हुआ है ना, इसको हम सेंसिटिव पीरियड कहेंगे, यानी संवेदनशील काल कहेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, है ना। फास्टेस्ट पीरियड भी है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, यानी सबसे तेजी से भाषा का विकास, सबसे तेजी से, क्योंकि बच्चा जो भी कार्टून देखना शुरू करेगा इसी उम्र में, आसपास के लोगों को सुन के समझना शुरू करेगा, और जो वो सुनता है वही रिपीट करता रहता है, हर टाइम पूछता रहता है कुछ ना कुछ। फास्टेस्ट पीरियड है, यानी सबसे तीव्र गति से भाषा का विकास यहां होता है। बाकी सारे विकास भी बहुत तेज हो रहे होते हैं, लेकिन लैंग्वेज की बात करें तो फास्टेस्ट है। क्रिटिकल पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल पीरियड है
फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर है। ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है नॉम चॉम्स्की जिसकी बात करते हैं, वो भी सबसे ज्यादा एक्टिव यही है। बच्चा 25 से 50, 55, 60 शब्द तक भी एक दिन में सीख जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ लैंग्वेज की एक और छोटी सी बात, तो कुछ स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले बच्चा कूइंग शुरू करता है। कूइंग मतलब कूकना, है ना, 6 हफ्ते में चौप टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालेगा, है ना, जो समझी नहीं जा सकती, बस वो आवाजें निकालना शुरू कर देता है, कूकना शुरू कर देगा, कूइंग। फिर इसके बाद आती है बैबलिंग की स्टेज, बलबलाना कहते हैं इसको। इस टाइम पे जो सिंगल सिलेबल शब्द हैं जैसे ब, म, प, ये क्या है, सिलेबल्स होते हैं। ठीक, तो ये 6 महीने में ये भी करना वो शुरू कर देगा, 6 मंथ्स। ठीक, 6 महीने के समय में ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जा चुके हैं प्रीवियसली और पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज पे क्वेश्चन सीडीपी में जब बनता है तो यही 2 तरीके हैं। या तो ये पूछ लेगा कि कौन सी स्टेज में क्या हो रहा है, कब वो 2 शब्द जोड़ के एक सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा, या फिर जो आपसे पूछा गया है, यही 2 तरीके के क्वेश्चन है। तीसरा हद से हद वोकैबुलरी पे क्वेश्चन आ जाता है कि कितना शब्द भंडार होता है। तो ये तीनों टाइप में आपको कवर करके चलूंगी ताकि आगे आने वाले सेशंस में आप अटके ना जब नए क्वेश्चन मिले तो। ठीक, तो कूइंग यानी कूकना 6 हफ्ते की उम्र में, यानी 1.5 से 2 महीने के बीच। बैबलिंग 6 महीने में, ब, म, प, यहां मैं लिख भी देती हूँ एग्जाम्पल के रूप में। कूकना बस आवाजें निकालना है जिनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक, तो फर्स्ट स्टेज हम ये मान के चलते हैं, कई लोग क्राइंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं कि जब बच्चा रोता है तो वो भी जन्म के समय, तो वो भी भाषा की एक स्टेज हो गई, बट हम कूइंग से ही शुरू करते हैं। ठीक है, कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गया। फिर आती है वन वर्ड स्टेज, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वन वर्ड यानी एक शब्द की अवस्था, ये आएगी 1 से 1.5 साल के बीच में, है ना। 1 ईयर हम इसको मान के चलते हैं जब बच्चा एक शब्द को बोलना शुरू कर पाएगा, जैसे पानी, बाबा, मामा। यहां पे सिर्फ वो सिंगल सिलेबल, जैसे वाटर शब्द है तो वाटर में 2 सिलेबल हैं, एक है वो, दूसरा है टर। तो ये दोनों जोड़ करके नहीं बोल पाता बैबलिंग में, या तो वो बोलेगा या टर बोलेगा। सिंगल सिलेबल शब्दों को ही उच्चारण कर पाता है बैबलिंग की स्टेज में। वन वर्ड स्टेज में वो पूरे शब्द को ठीक से उच्चारित कर पाएगा, यानी प्रोनाउंस कर पाएगा वन वर्ड को, जैसे वाटर हो सकता है, पानी, खाना, वॉटएवर। ठीक, फिर आती है 2 वर्ड स्टेज। 2 वर्ड स्टेज या टेलीग्राफिक स्पीच भी कह देते हैं इस स्टेज को। थोड़ा सा डीप में चलेंगे, पहला सेशन है, इससे क्या होगा, आपको एक समझ पैदा हो जाएगी, आगे आप अटकेंगे नहीं क्वेश्चंस में, है ना। तो टेलीग्राफिक स्पीच, हिंदी में भी टेलीग्राफिक ही कहें आप इससे तो अच्छा है। 2 वर्ड स्टेज कह देते हैं, 1.5 से 2 वर्ष। ठीक है, 18 से 24 महीने, इस पे क्वेश्चन आया था 2018 में, उसके बाद भी आई थिंक आया है बहुत बार कि जब बच्चा, वो कौन सी स्टेज है जब 2 शब्द जोड़ करके एक नया सेंटेंस बनाना शुरू कर देगा। मम्मी, पानी, ये क्या हो गया, सेंटेंस हो गया अपने आप। यहाँ पानी 2, ये सेंटेंस हो गया, 2 शब्द जोड़ के एक नया सेंटेंस बना दिया। तो पहली बार टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको, जब 2 शब्द जोड़ करके एक सेंटेंस बने 1.5 से 2 वर्ष में या 18 से 24 महीने में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, पहली बार यहाँ पे वो नया शब्द बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, इतनी बात, यही हमारे काम की। फिर इसके बाद लॉन्गर अटरेंसेस है, अगर आप 2 साल के बाद देखें तो वो बड़े जो वाक्य हैं उनको बोलने लग जाएगा। फिर एक और तीसरी तरह का क्वेश्चन है वोकैबुलरी पे क्वेश्चन, ये भी पूछा जा चुका है सीटेट में। वोकैबुलरी मतलब शब्द भंडार। तो इसमें मैं हमेशा आपको एक ही सिंपल फंडा है जिससे आप याद रखते हैं। प्रोफेसर स्मिथ ने जस्ट 3 अवस्थाएं बताई हैं, उसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वो क्या है, उन्होंने कहा 1 साल में बच्चे के पास कितने शब्द होते हैं, बताएगा कोई? 3 शब्द या 2 शब्द, ऐसा कुछ उन्होंने वोकैबुलरी दी हुई है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। 1 साल में 3 शब्द, 2 साल में 272, 272 का शब्द भंडार बच्चे के पास होगा। फिर उन्होंने 5 साल की बात की है, सीधा 2072 शब्द। याद है ये चीज? अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछेगा 3 साल में कितने होंगे जी, तो 3 साल का जो आइडिया है वो होता है 900 वर्ड्स के अराउंड, 900 प्लस 1000 के आसपास शब्द होते हैं। 4 साल, क्योंकि ये 2000 के बीच में ही रहेगा ना, 272 और 2000 के बीच में रहेगा, 3 साल और 4 साल, तो 4 साल में कितने होंगे, 1500 के आसपास, 1500-1600 प्लस। ठीक, तो ये शुरू के 5 साल का शब्द भंडार भी आपको पता होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 साल में 3 शब्द का मतलब क्या है, पानी, मम्मी, खाना, इस तरह के कुछ 3 शब्द की वोकैबुलरी उसके पास होती है 1 साल की उम्र में। 2 साल में 272 शब्द हो जाते हैं, इन 272 का यूज करके वो नए नए सेंटेंसेस बना पाता है। फिर आती है 5 साल की बात, तो 5 साल में 2072 वर्ड की वोकैबुलरी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 से 6 वर्ष जो है बहुत ही क्रिटिकल, सेंसिटिव, इंपॉर्टेंट, फास्टेस्ट पीरियड है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास की दृष्टि से। क्योंकि आप देख रहे हैं 272 से 2072 कितने गुना जंप मार गया बच्चा यहाँ पर भाषा को सीखने में, या उसका शब्द भंडार कितना बढ़ चुका है। ठीक है ना, तो 3 वर्ष में 900 प्लस, 4 वर्ष में 1500-1600 प्लस, 5 का आपको पता ही है। तो यही 3 तरीके हैं जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ये स्टेजेस वाइज, कितने महीने में कितनी स्टेज,
कितना शब्द भंडार, और तीसरा है वो आपका सेंसिटिव पीरियड, फास्टेस्ट, क्रिटिकल। यही 3 तरीके हैं, इन्हीं से लैंग्वेज पे क्वेश्चन बनता है, आते हैं। तो हमने कितने तरीके कवर कर लिए हैं, जो भी लैंग्वेज पे इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इन्हीं 3 तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहां पे दूसरी चीज आपको मुझे समझानी है, जब बात करें लैंग्वेज डेवलपमेंट के सेंसिटिव पीरियड की, यानी भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण काल, तो हम कह रहे हैं कि भैया अर्ली चाइल्डहुड है, ठीक है ना, सेंसिटिव पीरियड हो गया। अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड की बात करें तो पूरा जो टाइम है आपका चाइल्डहुड से लेके एडोलेसेंस तक, एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था, तो वो किशोरावस्था तक हमें पता है कि किशोरावस्था में मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, यानी बुद्धि का सर्वाधिक विकास या मैक्सिमम जो डेवलपमेंट है वो किशोरावस्था में हो जाता है। इसका मतलब इंपॉर्टेंट पीरियड क्या है, हम बॉर्नवीटा का ऐड आता था, आपने सुना होगा, देखा होगा कि 5 साल तक की उम्र तक बच्चे के 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यानी वो 5 साल की उम्र से लेकर के या पूरा जो चाइल्डहुड है उससे लेकर के एडोलेसेंस तक ये सेंसिटिव पीरियड है, किसके लिए, दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो इसी तरह का एक नया टॉपिक इन्होंने साथ में जोड़ दिया इस बार, क्या, ब्रेन प्लास्टिसिटी, या जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं। आजकल बहुत चर्चा में है, पिछले 2-3 सालों से नई रिसर्च इस पे बहुत सारी आ रही है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा सीखता रह सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन आया जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ कि कहानी चल क्या रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, डोंट वरी, पेशेंस रखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि आज का सेशन अगर आप कंप्लीटली देख लेते हैं, आपका एक बेस तैयार हो गया। अगर आपने बहुत ज्यादा पहले नहीं भी पढ़ा है तो आपको चीजें समझ में आने में आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी या ब्रेन प्लास्टिसिटी या मस्तिष्क नमनीयता कह सकते हैं आप इसको। प्लास्टिसिटी का मतलब ये नमनीयता, प्लास्टिक है कोई चीज, प्लास्टिक है मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, इजीली मोल्ड किया जा सकता है, कोई भी शेप दी जा सकती है। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी या न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि विस्फोट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये थोड़ा अपने आप में मैं एक छोटा सा वीडियो भी कल डाल दूंगी, मैं कल बैच में ये समझाया भी था, जो लोग बैच में हैं उनको पता होगा। तो इस पे एक मैं उसमें से ही एक क्लिप लगा करके, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है इस बार, तो आप यूट्यूब पे भी पढ़ लेंगे। तो ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, ब्रेन मस्तिष्क नमनीयता, यानी हमारा ब्रेन अनुभव के आधार पे परिवर्तित हो सकता है, यानी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करने की क्षमता है हमारे ब्रेन में, और जीवन भर अनुभव के आधार पे हमारा ब्रेन चेंज होता रह सकता है। यही प्लास्टिसिटी है। प्लास्टिसिटी मतलब चेंजेबल है, जो हम डेवलपमेंट के बारे में परसों पढ़ रहे थे कि डेवलपमेंट क्या है, मॉडिफिएबल है, चेंजेबल है, अमेंडेबल है, प्लास्टिक इन नेचर है, यानी परिवर्तन संभव है डेवलपमेंट में। ऐसा नहीं कि परिवर्तन संभव नहीं है, इरिवर्सिबल है, रिवर्स नहीं होगा, लेकिन चेंज तो हो सकता है, मॉडिफाई तो हो सकता है। प्लास्टिसिटी तो होती है ब्रेन में, जिसकी वजह से हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। ये प्लास्टिसिटी सबसे ज्यादा 3 समय पे जो है एक्टिव होती है। आपका जो शुरुआती साल है जीवन के, है ना, बचपन है, हद से हद एडोलेसेंस तक, या फिर कोई इंजरी हो जाए, या फिर तीसरी चीज है जब आप कुछ नया सीखते हैं, आप स्विमिंग सीख रहे हैं, आप रीडिंग सीख रहे हैं, इन सब चीजों से आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो विस्फोट करते रहते हैं। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं आपके ब्रेन में, जिनकी वजह से आपका दिमाग एक्टिव रहता है। तो नई नई चीजों को सीखने की क्षमता या एनवायरमेंट में अडेप्ट करने की क्षमता, इस पे एक वीडियो में अलग से कल डलवा दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन आता है इससे, अभी हमने बात की थी सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, तो हमें पता है वो है क्या, अर्ली चाइल्डहुड। अब पूछ लिया हमसे, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन प्लास्टिसिटी, यानी ब्रेन, ये बोनस क्वेश्चन है, इस पे मैंने नंबर नहीं डलवाया है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है। ब्रेन प्लास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं, यानी मस्तिष्क नमनीयता के संप्रत्य की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये सजेस्ट क्या करती है, अगेन अनुभव के आधार पे अडेप्ट करने की क्षमता, चेंज हो सकने की क्षमता ही प्लास्टिसिटी है। ठीक, देखते हैं। ओनली हेरिडिटी इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट नॉट एनवायरमेंट, यानी केवल आनुवंशिकता, जीन्स, जेनेटिक मेकअप ही हमारा विकास को प्रभावित करता है। हमारा तो पूरा का पूरा एक टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। विकास जो है किसका गुणनफल है, हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वातावरण का, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का। तो सिर्फ हेरिडिटी थोड़ी कह सकते हैं कि जो हमें जेनेटिक मेकअप से मिल गया, एनवायरमेंट में चाहे खाना दो मत दो, स्कूल भेजो मत भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर है बी ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट सेम रेट अमॉन्ग ऑल इंडिविजुअल्स। देखिए, सेम रेट पे नहीं हो सकता, स्टेज सेम होती है डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के चरण सेम होते हैं, है ना। बाल्यावस्था है तो पूरी दुनिया में बाल्यावस्था उसी उम्र के आसपास रहती है, लेकिन दर तो दो भाई बहनों की भी सेम नहीं होगी, कोई किसी चीज को जल्दी सीख लेगा, कोई लेट सीखेगा, तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो हम सही उत्तर को पकड़ लें या फिर गलत को हटा दें अगर हमें सही नहीं पता। तो जिनको ब्रेन प्लास्टिसिटी नहीं भी पता था वो भी इस आंसर तक पहुंच सकते थे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, एलिमिनेट करके जो गलत ऑप्शंस हैं। वो कब पता होंगे आपको, जब आपने बाकी चीजें पढ़ी होंगी। नया कॉन्सेप्ट आ भी जाए तो डरना थोड़ी है, अगर आपने बाकी चीजें पढ़ी हैं आप अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है ना।
तो एंटायर पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इज अ सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यही बात, जब बात सेंसिटिव पीरियड ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आएगी तो हम कहेंगे एडोलेसेंस और चाइल्डहुड जो है बहुत महत्वपूर्ण पीरियड है इस चीज के लिए। जब लैंग्वेज की आएगी तो हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे, ठीक है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की जो पूरी अवस्था है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था कहलाती है, बहुत ही क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई, इसी को हम प्लास्टिसिटी से जोड़ रहे हैं कि इस टाइम पे आपका ब्रेन सेंसिटिव है। ये वो पीरियड है जब ब्रेन का डेवलपमेंट मैक्सिमम हो सकता है, संवेदनशील है उस टाइम पे। डेवलपमेंट इन वन डोमेन डजंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इन अनदर डोमेन। अब ये बात हमने पढ़ी है कि विकास के जो 3 मुख्य प्रकार हैं, PCSE, SE एक साथ ही काउंट होता है इसलिए 3 मुख्य प्रकार हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। शरीर में चोट लगेगी, मन भी ठीक महसूस नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या हुआ, मतलब इसका सिंपल ये है कि भैया इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं विकास के जो पक्ष हैं, क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं है किसी का किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। ब्रेकअप होने पे 4 दिन तक पढ़ते नहीं है लोग, कोई डेथ हो जाए आसपास तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। ऐसा थोड़ी आप उस समय पे काम करना नहीं जानते हैं कोई, बट इमोशंस हिले हुए हैं, है ना। जैसे हमारे जो टाइपिस्ट हैं उनकी मदर की डेथ हो गई है तो अभी वो 2-3 दिन छुट्टी पे है, तो ऐसे थोड़ी उनको टाइपिंग नहीं आती है, बट इमोशंस हिले हुए हैं, काम नहीं करेंगे उस समय पे या सही महसूस नहीं कर रहे हैं तो दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल चारों जो एस्पेक्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये तीनों ही बातें गलत थी तो एक ही ऑप्शन बचेगा जो अपने आप में सही हो जाएगा, कोई 5वां ऑप्शन तो सही होगा नहीं। भाई आंसर आपके सामने है, यही है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो सी ऑप्शन इज द ओनली राइट आंसर ओवर हियर। कि प्लास्टिसिटी क्या है, वो पीरियड जो सेंसिटिव पीरियड है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, क्या है, चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इसमें 2 प्रकार की ब्रेन प्लास्टिसिटी होती है, एक है आपका स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, दूसरी है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। इसमें मैं कल एक वीडियो डलवाऊंगी तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, बहुत लंबी चली जाएगी नहीं तो। ये स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी है कि जब आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं, अपने दिमाग को चैलेंजिंग टास्क में इन्वॉल्व करते हैं तो आपका जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का वो भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा जो लोग मेडिटेशन वगैरह लंबे समय तक करते हैं तो उनका जो आई थिंक एमिगडाला जिससे स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो वाला जो पार्ट है ब्रेन का वो कम होने लगता है, या तो हिपोकैम्पस या एमिगडाला, इन दोनों में से कोई कम हो जाता है, वो ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है। तो ये क्या हुआ, ये प्लास्टिसिटी है कि परिवर्तन संभव है। दूसरा है फंक्शनल प्लास्टिसिटी। मान लीजिए चोट लग गई, आप हाथ आपके काम नहीं करते किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो लोग आपने सुना होगा जिनके हाथ नहीं है वो पैरों से भी लिखना सीख लेते हैं, या राइट हैंड से लिखते थे, कोई दुर्घटना घट गई राइट हैंड से नहीं लिख पाएंगे, आपने लेफ्ट से सीख लिया, तो ब्रेन का दूसरा हिस्सा फंक्शनल हो जाता है उस काम को लेकर के। तो ये 2 प्रकार की प्लास्टिसिटी होती है। खैर इस पे एक वीडियो आप अलग से भी देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, आप जवाब देंगे पोल में। बहुत लंबी कहानी चल गई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। बीपीएससी का सिलेबस, अरे टेंशन ना लो यार, उसके लिए बैच आ गया है और जो प्रैक्टिस वगैरह हो गया, जो भी मैं कर सकती होंगी उस पर मैं चर्चा कल करूंगी, उस पर एक अलग से वीडियो ला करके आपसे बात कर लूंगी, ठीक है ना। देखिएगा पोल में जवाब दीजिए, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। ये जितने भी लोग हैं जो लाइक शेयर करना भूल जाते हैं, भैया लाइक शेयर किया करो, पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, मस्त तरीके से सीखेंगे, है ना। A mother notices that one of her twins, एक माँ ये नोटिस करती हैं, इस बात पे ध्यान जाता है उनका कि उनके ट्विंस मतलब 2 बच्चे हैं। ट्विंस भी 2 प्रकार के होते हैं आपको पता है, एक आइडेंटिकल ट्विंस जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, एक सेम जेंडर होगा, और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस जो भाई बहन हो सकते हैं, जबकि आइडेंटिकल ट्विंस या तो भाई भाई होंगे या बहन बहन होंगी, ठीक। तो जो ट्विंस हैं ये मैं आपको रिवाइज कराने के लिए इस चीजें बीच बीच में जोड़ के समझाती हूँ ताकि चीजें कनेक्टेड रहें ब्रेन में। तो ट्विंस हैं, एक मदर ये नोटिस करती है कि उनके 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उनमें से एक जो है इज प्रोग्रेसिंग मोर क्विकली इन लर्निंग टू वॉक, जल्दी चलना सीख रहा है एक बच्चा दूसरे बच्चे के कंपैरिजन में, ठीक, तुलना में। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद दिस वेरिएशन इन लर्निंग, विकास का कौन सा सिद्धांत यहां लागू होता है। भाई विकास के कई सारे सिद्धांत है ना, विकास एक बड़ी प्रक्रिया है तो इसको अच्छे से समझने के लिए कुछ सिद्धांत भी पढ़ते हैं हम। अगर आपने मैराथन वगैरह देखी होगी तो मैंने उसमें समझाया हुआ है अच्छे से, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं यहां, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा बच्चा दूसरे की तुलना में जल्दी से चलना सीख रहा है। अब इसका क्या मतलब है, कौन सा सिद्धांत है। पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, सिर से पैर की ओर जाता है डेवलपमेंट। विकास जो है पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर धड़ संभालना सीखेगा, ये सब क्या है, बिल्कुल सही बात है, सेफेलोकॉर्डल है ये। सेफेल का मतलब होता है खोपड़ी और वहीं से बना है सेफेलोकॉर्डल, ठीक, बात तो सही है। अब पेडागोजी में ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन सही हो, लेकिन वो अपनी अपनी जगह सही है ना।
भाई मेरे लिए क्या बेस्ट है? दुनिया में हर इंसान बेस्ट है। आप शादी करने जा रहे हैं, मान लेते हैं, ये एग्जांपल मैं बहुत देती हूँ, आसानी से समझ में आता है ना। दुनिया में हर इंसान बेस्ट है अपने आप में। आपके लिए क्या बेस्ट है या जरूरत किस चीज की है उस समय पे, ये देखोगे ना, तो 4 ऑप्शंस में से जो सही उत्तर होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस्ट होना चाहिए ना। हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए, चारों सही हो सकते हैं पेडागोजी में, ठीक है ना। तो ये अपने आप में सही है, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे कुछ और पूछा है, ठीक। बी ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज अमॉन्ग एवरीवन, यानी विकास जो है वो हर चरण में बढ़ता रहता है। चलो बात तो ठीक है, लेकिन कुछ और पूछ रहे थे। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। यही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की थी कि गति, पेस, रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन डिफर इन टू इंडिविजुअल्स, स्टेज सेम रहती है। देखिए दो चीजें यहां पे, एक तो है स्टेज और दूसरा है, ये भी मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ जब आपको मिलेगी ना, तो ये भी इंक्लूड करके दे दूंगी। एक चीज है स्टेज, स्टेज यूनिवर्सल होती है। डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं, चाहे कजाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो, कहीं दुनिया का कोई बच्चा हो, विकास के चरण सेम रहते हैं। जवान होने से पहले बचपन आता है, ऐसा नहीं होता पहले बुढ़ापा आ गया, बाद में आप अडल्ट हुए, वयस्क बने, या बाद में किशोरावस्था आई। एक सीक्वेंस है जो फॉलो होता है, ठीक है ना। तो सार्वभौमिक है, स्टेजेस सबके लिए सेम रहती हैं। क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। लेकिन क्या एग्जैक्ट सेम डे पे 2 बच्चे चल जाएंगे? कोई जल्दी सीख लेगा कोई चीज, कोई थोड़ा धीमे सीखेगा। तो जो रेट है, यानी चरण तो सेम हो सकते हैं बट दर भिन्न होती है, इसको दूसरे शब्दों में पेस भी कह सकते हैं। विकास की गति भिन्न हो सकती है, जबकि तो गति क्या है? सेम नहीं होगी, नॉट सेम फॉर ऑल, जबकि स्टेज सेम रहेगी। इन दो चीजों में जो लोग कंफ्यूज होते हैं हर साल 1 नंबर गवा के आते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे आता ही आता है, ठीक है जी। तो विकास के जो चरण है वो सबके लिए सेम है कि पहले इन्फेंसी होगी, फिर अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ये सब। लेकिन दर भिन्न हो सकती है। 2-3 साल के बच्चे जरूरी नहीं है कि दोनों सेम समय पे चलना सीखें। कोई पहले सीख लेगा, सेम समय पे बोलना सीखें, कोई जल्दी बोलना सीख लेगा, किसी को ज्यादा शब्द आते होंगे, ठीक। तो ये बात हमें समझ के रखनी है कि डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, कि विकास जो है वो अलग अलग गति से हो सकता है अलग अलग इंडिविजुअल्स में, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या यहां तक हो तो बता दो। फिर डी ऑप्शन है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, यानी पहले सामान्य गतिविधि करता है बच्चा, बाद में विशिष्ट, यानी पहले वो पूरे हाथ से किसी चीज को पकड़ना सीखता है, बाद में वो उंगलियों का इस्तेमाल करना सीखेगा, जो कि स्पेसिफिक है। बात तो सही है, बट पूछा क्या था? है पूछा तो नहीं था ये, पूछा तो नहीं था ये स्टेज बाय स्टेज, पूछा तो नहीं था ये, पूछा तो ये था कि ऐसा क्यों हो रहा है भैया, 2 जुड़वा बच्चे हैं, सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, एक साथ पैदा हुए हैं, माताजी भी एक ही हैं, अब पहले क्यों चलना सीख पा रहा है एक बच्चा? क्यों? क्योंकि दर का अंतर हो सकता है विकास की प्रक्रिया में, जो कि सी ऑप्शन में ही कहा गया है। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन पे चलते हैं, सॉरी थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमको ज्यादा ही स्लो चल रहे हैं मुझे लग रहा है ना, बट कोई बात नहीं, समझ लेते हैं प्रॉपर तरीके से। इस एक सेशन से समझ ऐसी विकसित हो जाएगी, जब हम चीजें कर रहे होंगे टॉपिक वाइज तो समस्या नहीं होगी। पोल मिल गया होगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पोल में जवाब दीजिए। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास किस पर निर्भर करता है? विकास की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? फटाफट से बताइएगा। गुड इवनिंग भाई, बताइए, जवाब दीजिए, जवाब। आवाज तो कम नहीं आ रही है? देखो बहुत बढ़िया, आपका दिल से आभार, मेरा एग्जाम क्लियर हो गया है, लव यू, बहुत बढ़िया। हाँ उधर रिजल्ट आया ना शायद मध्य प्रदेश में, और पीएस टेट का भी, बहुत बढ़िया यार। देखिए तो अभी हम कितने लोग जुड़े हुए हैं? 12,153 और 6,400 लोगों ने लाइक किया। ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर रखनी होती है, जितने लोग लाइव हैं उतने लोगों को लाइक करना होता है, ये यहाँ का रिचुअल है, ठीक है जी। अच्छा समझ में आता है, इससे बकवास कर रही हूं मैं। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन। आपने जवाब दे दिया, मैं पोल में ये नहीं देख पा रही हूँ कितने सही % लोग कर रहे हैं, वो कल से देख पाऊंगी इसमें लॉगिन करके। देखा ना एक बार, डी ऑप्शन कितने 64% लोग, यानी 64% लोग सही उत्तर दे रहे हैं। बाकी के जो है महान लोग 36% वो गलत उत्तर दे रहे हैं, इन्हीं में घूम रहे हैं वो, है ना। 36% लोग इतने आसान सवाल का जवाब गलत दे रहे हैं, जबकि 64% लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, जबकि हमने समय खूब अच्छा खासा दिया है। अब ये सही जवाब क्यों है इसको देखना जरूरी है, ठीक। डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट अपॉन, विकास किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है जेनेटिक डिस्पोजिशंस पर, आनुवांशिक प्रवृत्तियों पर, यानी जो जीन्स से हमें मिला है, जो हेरिडिटी से हमें मिला है, जो हमारे डीएनए से है। बात तो सही है, उसका रोल होगा, मैच्योरिटी में भी उसका रोल होगा, इंटेलिजेंस पे भी आपकी उसका प्रभाव पड़ेगा। बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है ना। देखो शब्दों में नहीं फंसना,
वो यहां से ना पकड़ के कान यहां से पकड़ेगा, कभी बीच से पकड़ेगा, यानी लैंग्वेज का खेल होता है, टॉपिक वही है, सिलेबस सेम है इतने सालों से। सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है। जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं उस समाज और संस्कृति का आपके विकास की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा वाइगोस्की भी कहते हैं, ऐसा ज्यादातर लोग मानते ही हैं। ठीक है ना, ये हम फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट में भी कर रहे थे, बैच वाले थोड़ा सा याद कर लें, या जिन्होंने यूट्यूब पे भी पढ़े हुए हैं प्रीवियस सेशंस उनको भी ये बात पता होगी। फिजिकल एनवायरमेंट, भौतिक वातावरण, मैंने कल परसों ही बताया था किसी बैच में कि एनवायरमेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल एनवायरमेंट, दूसरा होता है सोशल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरमेंट क्या है? भौतिक एनवायरमेंट, पेड़ पौधे, जलवायु, अग्नि, आकाश, वॉटएवर जो भी आप कहना चाहें। तो एनवायरमेंट दो प्रकार का है। अगर हम यहां पेडागोजी में देखें तो एनवायरमेंट किस तरह का है? दो मुख्य प्रकार है एनवायरमेंट के, वो क्या है? ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ये आपको एक्सपीरियंस से बताया जा रहा है। ठीक, एक है आपका फिजिकल एनवायरमेंट, भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं, जो हमारा एयर, वाटर, ट्रीज, जो आप कहना चाहें, ये सब भौतिक एनवायरमेंट में आते हैं, यानी फिजिकल एनवायरमेंट में आते हैं। आपके मैप आते हैं ना, जब आप मैप लेने जाते हैं, पढ़ते होंगे, तो उसमें मैप आपके दो तरह के आते हैं, एक पॉलिटिकल मैप, एक फिजिकल मैप, जिसमें नदियां होती हैं, जिसमें लोगों की कहानियां होती हैं, दूसरे वाले। ठीक, फिजिकल, और दूसरा है आपका यहाँ पॉलिटिकल नहीं है, सोशल एनवायरमेंट कह सकते हो आप, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल भी कह सकते हो। तो सोशल एनवायरमेंट है दूसरा, सामाजिक, जिसमें लोग हैं, है ना, जिसमें लोग इन्वॉल्व हैं। ठीक, समाज जिसमें आ जाता है। ठीक, पीपल लिख देती हूं मैं यहां आसानी के लिए। दोनों ही तरह के एनवायरमेंट का प्रभाव आपके विकास पर पड़ता है। वाइगोस्की कहते हैं सोशल एनवायरमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है। पियाजे को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने फिजिकल एनवायरमेंट को भी काफी महत्वपूर्ण माना है, भौतिक वातावरण जिसको हम कह रहे हैं। तो भाई एनवायरमेंट तो किसी भी तरह का है, इंपॉर्टेंट तो है। ठीक, तो अगर हम देखें भाई सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस की अगर हम बात कर रहे हैं, इंडिया में आप रामायण पढ़ रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, उसका एक प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पे। किसी और कंट्री में आप कुछ और देखते हैं, वहां का कल्चर डिफरेंट तरीके का है, उसका कुछ और प्रभाव पड़ेगा आपके विकास पे, लेकिन प्रभाव पड़ेगा। फिजिकल एनवायरमेंट, जो भी आपके आसपास की दुनिया है, लोगों को हटा भी दें तब भी उसका प्रभाव आप पर पड़ता है। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? तीनों ही बातें सही हैं। देखो इस तरह के ऑप्शंस में ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव सही हो, यानी तीनों ऑप्शन सही हो। लेकिन हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है। बस आपको यह देखना है क्या आपको तीनों में से किसी एक को हटाने का वैलिड रीजन आपके पास है, क्या आप श्योर हैं। अगर आप श्योर नहीं है तीनों में से किसी एक को हटाने के, तो आप ऑल ऑफ दी अबव के साथ जाइए। ये बेसिक रूल होता है प्रोबेबिलिटी का जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। नन ऑफ दीज की संभावना कम होती है कि ओनली वन, ओनली टू। वो ओनली टू पे तब जाइए जब आप बहुत श्योर हैं कि आपको पक्का पता है बाकी के तीनों ऑप्शन गलत हैं, एक ही सही है। ठीक, ये बेसिक फंडा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। यहाँ पे सिर्फ एक क्यों सही होगा, सिर्फ दोनों क्यों सही होंगे, सिर्फ ये सेकंड और थर्ड क्यों सही होंगे जब तीनों सही है? तो जब तीनों का ऑप्शन है तो हम तीनों के साथ जाएंगे। अगर तीनों का ऑप्शन ना होकर सिर्फ दो का ऑप्शन होता तो जो भी बेस्ट दो हो सकते थे हम उन बेस्ट दो के साथ जाते। तो ऑप्शंस का खेल है कि आप जवाब क्या देंगे। ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर पोल आपके सामने आएगा, देखिएगा। प्यारे प्याजे आपके सामने आ चुके हैं, जिनको हम प्यार से प्याजे चचा बोलते हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपनी रिसर्च वगैरह, पीएचडी पेपर लिख लिए थे 13-13 साल की उम्र में, जब हम खाना ठीक से नहीं सीख पाते हैं, है ना। देखिएगा एक बार। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, फटाफट से जवाब देंगे पोल में और आगे बढ़ेंगे। ये क्लास ऐप पे भी चल रही है, नहीं ये यूट्यूब पर ही चल रही है, आप कहोगे तो अलग से डलवा देंगे, डोंट वरी। देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, पियाजे के अनुसार थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है या मॉरल डेवलपमेंट की एक थ्योरी दी है, नैतिक विकास की। उससे क्वेश्चन कम आते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी से ही इनके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। इसी के बेस पे इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास दिया था। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, यानी हमारे दिमाग के विकास की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है जो भी काम दिमाग से होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह देते हैं कई बार, के पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज दी है। ये नहीं आएगा, ऑप्शन में आ जाएगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सही बात है। मेंटल डेवलपमेंट आ सकता है, सही बात है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बौद्धिक विकास, सोचना समझना यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, ये सारी चीजें, परसेप्शन, जो भी काम दिमाग से होते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। लैंग्वेज भी आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही संबंधित है। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं पियाजे की थ्योरी की, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी है, एट विच स्टेज यानी किस चरण पे शुड अ टीचर गिव प्रॉब्लम्स टू रिक्वायरिंग सीरिएशन। अब ये मैंने आपको इसको सीसीएस का एक फंडा बताया था, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देकर के, जिससे आप याद रख सकते हैं। याद है कुछ लोगों को?
जिन्होंने वीडियो देख ली हो, कल बताया था कुछ वीडियोस रिकमेंड किए थे वो देखने थे, ये आता है क्वेश्चन, बार बार आता है ना। तो अगर हम देखें कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता, है ना, क्रमबद्धता क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, अपवर्ती अनुवर्ती क्रम में लगाना, ठीक है ना, कि बढ़ते से घटते क्रम में, घटते से उल्टी गिनतियां, सीधी गिनतियां, ये याद है ना आपको, 1 to 100, 100 to 1 करने में मुश्किल होती थी, ठीक। तो अगर हम बात करें ये कौन सी स्टेज में सिखाया जाना चाहिए या किस तरह की वो स्टेज होगी जब इसको प्रेजेंट करें, क्या उत्तर दे रहे हैं आप लोग, दिखाना एक बार। 61% लोग सी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आपने सेशंस देखे हैं, नोट्स पढ़े हैं, जो फ्री नोट्स भी हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। अब इसका मतलब ये नहीं है प्री ऑपरेशनल में ये काम बिल्कुल नहीं किया जा सकता, बट पियाजे ने अपने थियोरी में किस चीज को कहां इंपॉर्टेंस दी है आपको ये समझना है। यहाँ पियाजे का क्रिटिसिज्म करने में नहीं बैठे हैं हम, जो पूछा है उस पर बात करने पे बैठे हैं, ठीक। तो 7 से 11 वर्ष में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 3 चीजें आती हैं, सीसीएस से याद रख सकते हैं। सीसीएस क्या है भाई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नहीं है ये। सीसीएस कॉन्क्रीट, सी से ही शुरू होता है, मूर्त संक्रियात्मक। इस अवस्था में 3 चीजें आती हैं, 3 विशेषताएं जागृत होती हैं। वो कौन सी हैं 3 सीसीएस के नाम पे? एक है आपकी, बताओ फटाफट से, बताना चाहेगा कोई? किसी को नहीं पता, अब छोड़ दिया उन्होंने, ठीक। और सीरिएशन, क्रमबद्धता, छोटे से बड़े क्रम में लगाना, बड़े से छोटे क्रम में लगाना, है ना। और कंजर्वेशन, संरक्षण, जिसको हम कहते हैं कि बच्चा ये समझने लगता है कि बर्तन की शेप और साइज चेंज करने पे क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ये 200 ml पानी मैं इस मग में डालूं, मैं इस मग में डालूं, जो कि डल नहीं पाएगा, है ना, बराबर ही होगा, चाहे दिखने में ये दोनों अलग हों। ये कंजर्वेशन है, संरक्षण है। तीसरी चीज है क्लासिफिकेशन। आप लोग बिल्कुल सही लिखना शुरू कर चुके हैं, यानी जब आप क्लासिफाई, वर्गीकरण सीख जाते हैं। वर्गीकरण क्या है, मुझे पता है भैया ये ट्राइंगल की शेप है तो इसको एक साथ रखूं, ये सर्कल है तो एक तरफ जाएगा, ये स्क्वायर है तो एक तरफ जाएगा, तो स्क्वायर को स्क्वायर के साथ, ट्राइंगल को ट्राइंगल के साथ, कलर के आधार पे या दिखने के आधार पे आप अलग अलग वर्गीकृत कर पाते हैं, क्लासिफाई कर पाते हैं चीजों को। तो ये 3 क्षमताएं आती हैं आपके अंदर, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, 7 से 11 वर्ष की उम्र में, ठीक। ये ध्यान रखना है, सीधा क्वेश्चन बनेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी इनकी एज पे भी एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। अब देखिए एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इतने सारे ऑनलाइन शिफ्ट्स में पेपर होता है कि पियाजे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपसे आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएगा, क्योंकि पता नहीं कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो। भाई ऑनलाइन में इतनी सारी शिफ्ट हैं तो बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो वो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर जीन पियाजेस थियरी, यानी पियाजे की थियरी की माने तो इंडिविजुअल्स स्ट्राइव टू अचीव द स्टेट ऑफ डैश थ्रू एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के बीच, इसको आप एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण और क्या कहेंगे, समायोजन के बीच बैलेंस स्ट्राइव करने की कोशिश करता है। व्यक्ति बैलेंस क्रिएट, संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उस संतुलन को क्या कहते हैं? सालों से हम डिस्कस ही ऐसे करते आए हैं कि संतुलन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन कहलाता है। सबसे आसान क्वेश्चन है ये, क्या है ये? संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम वाली जो बात करते हैं हम, इसको ही जो हल है वो होम्योस्टैसिस कहते हैं। खैर ये कहानी आपके सीटेट से बाहर की है, तो आप इतना ही समझिए, इक्विलिब्रेशन मतलब बैलेंस, इक्वल करना एक तरह से, ठीक है ना, बराबर। तो अभी आएंगे इस पे डिसइक्विलिब्रियम, तो यहां पे इक्वल ना होने वाली स्थिति है, ठीक। परसेप्शन हमें पता है, हमारे 5 सेंसेस हमारे ब्रेन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं वो एक इमेज में क्रिएट होती है, जिसको परसेप्शन कहते हैं। मिसकॉन्सेप्शन तो गलत धारणा या भ्रम हो गई, ठीक है ना। जैसे कई लोग भ्रमित रहते हैं, उनको लगता है पढ़ने की क्या जरूरत है, सीधा पेपर दे आएंगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके, है ना। देखिएगा, तो संतुलन की जब बात हो रही, पूछा क्या था? पियाजे की थियरी में इंडिविजुअल्स यानी व्यक्ति जो है स्ट्राइव करता है स्टेट ऑफ बैलेंस को अचीव करने के लिए बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में। ये डायग्राम मैंने आपको शायद नोट्स में भी दिया होगा, बुक में भी आपको मिल जाएगा, और ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में के द्वारा कि आप चीजों को, एसिमिलेशन मतलब ऐड करना, आप कुछ ऐड करके या कुछ चेंज करके, मॉडिफाई करके बैलेंस पे आना चाहते हैं, अपने दिमाग में अपने संतुलन को बना करके रखना चाहते हैं। इसी को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। क्या है इक्विलिब्रेशन? आपके दिमाग में है कि जो आपका एरोप्लेन होता है, या मान लीजिए बर्ड है, तो बर्ड के बारे में आपने सुना है कि बर्ड होती है, उड़ती है, उसके 2 पंख होते हैं, तो ये आपने एसिमिलेट किया हुआ है। मतलब जब आपने अगली बार बर्ड को देखा तो आपने कहा अरे बर्ड है, तो इसका मतलब आपके दिमाग में जो है और दुनिया में जो है वो दोनों
बैलेंस में है। द थिंग विच इज इन योर ब्रेन एंड इन द आउटसाइड वर्ल्ड दोनों क्या है, बैलेंस में है ना, इक्वालिटी में है। इसी को संतुलन कह रहे हैं। अगर जो आपने देखा, मान लीजिए आपने देखा एक एरोप्लेन को और आपने उसको बर्ड कह दिया और किसी ने कहा बेटा ये बर्ड नहीं है, ये है एरोप्लेन। अब आपको पता नहीं एरोप्लेन क्या होता है, नई सिचुएशन आ गई ना, तो ये डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, आपके दिमाग में असंतुलन हो जाएगा। अब आपको नहीं पता ये क्या है, और हमारा ब्रेन चाहता है कि हम बैलेंस में रहें। तो आप एकोमोडेट करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को चेंज करेंगे, ब्रेन में मॉडिफाई करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अडेप्ट करेंगे, जिससे कि आप फिर से बैलेंस में आ जाएंगे। तो यही चलता रहता है, आप चीजें ऐड करते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं। नई सिचुएशन आती है, या तो पुरानी सिचुएशन से मैच कर जाएगा, अगर गलत कोई इंफॉर्मेशन है तो डिसबैलेंस हो जाएगी चीज। डिसबैलेंस को ठीक करने के लिए एकोमोडेशन का यूज किया जाता है। फिर कोई और नई सिचुएशन आएगी, आप एसिमुलेट कर लेंगे। ऐसे ही हमारा स्कीमा या मेंटल स्ट्रक्चर, जो मानसिक हमारी संरचनाएं हैं, वो क्या होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। स्कीमा क्या है, जो भी आपके ब्रेन में चीजें भरी हुई हैं, आपकी पूरी मेमोरी, आपकी जो भी समझ है, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, जिसके आधार पे आप ये कह पा रहे हैं ये पेन है, जिसके आधार पे आप ये पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आपके ब्रेन में एक स्कीमा बना हुआ है, एक मेंटल स्ट्रक्चर, मानसिक संरचना बनी हुई है, जो अपडेट होती है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन के माध्यम से। एसिमुलेशन मतलब आत्मसातीकरण और एकोमोडेशन मतलब समायोजन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक 6 साल का बच्चा है, मनीष। आप में से भी होगा कोई ना कोई, बट 6 साल का नहीं होगा आई बिलीव। ठीक, तो मनीष अ 6-year-old बॉय, एक 6 साल का बच्चा मनीष, टेंड्स टू सी द वर्ल्ड एंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर्स फ्रॉम हिज व्यू पॉइंट ओनली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी मनीष 6 साल का है और वो पूरी दुनिया को अपनी नजर से देखता है। कई लोग 16 साल में भी यही करते रहते हैं और 26 में भी ऐसे ही रहते हैं, वो दुनिया को अपनी ही नजर से देखते हैं बस। ठीक, तो वो जो अनुभव करता है पूरी दुनिया को या अपने वर्ल्ड में, वो अपने ही व्यू पॉइंट को लगाता रहता है हर जगह। एंड फेल्स टू कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट्स, दूसरों के पर्सपेक्टिव को, उनके परिप्रेक्ष्य को समझ नहीं पाता। ठीक है ना। अब यहां पर ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये कंजर्वेशन है पियाजे के अकॉर्डिंग। भाई पियाजे पे एक ही पेपर में 4 क्वेश्चन, ये ऑफलाइन एग्जाम में नहीं होता था, ये ऑनलाइन एग्जाम में होने लग गया कि एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन डायरेक्ट 30 नंबर में से पियाजे पे। पहले ये टोटल मिला के 4 बनते थे कि 2 क्वेश्चन सीडीपी में पूछ लिए, या एक सीडीपी में पूछ लिया, एक हिंदी पेडागोजी में पूछ लिया, एक इंग्लिश में पूछ लिया, कभी कभी मैथ्स में भी पूछ लेता है। लेकिन ये जो नई कहानी है कि एक पेपर में प्याजे भर रहे हैं तो प्याजे ही भर दिया, 3-4 क्वेश्चन में देख रहे हो वाइगॉस्की पे, तो ये और इंपॉर्टेंट हो गया। पहले नहीं तो हम ये मान के चलते थे, जैसे मैं आपको सिलेबस में भी बताती हूँ कि ये 3 से 4 नंबर का टॉपिक है, तो इस केस में इन्होंने डेवलपमेंट के क्वेश्चन कम कर दिए ये वाले सेट में। तो अब आपको सब कुछ बराबरी से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, पता नहीं है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन दे दें। ऑनलाइन में इनका थोड़ा सा हिल गया है मुझे लगता है, देखिएगा एक बार। तो कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ईगो सेंट्रिज्म ये हमें पता है अहम केंद्रता है। ये तो रिवर्सिबल थिंकिंग होता है, पलट के देख पाना चीजों को, आप 1 से 100 की भी काउंटिंग कर पा रहे हैं, 100 से 1 की भी कर पा रहे हैं, ये रिवर्सिबल है। ठीक, साइंटिफिक रीजनिंग, भाई जो व्यक्ति साइंटिफिक रीजनिंग लगाएगा, जो लॉजिक लगाएगा, वो दूसरे के परिप्रेक्ष्य को क्यों नहीं समझेगा, तो ये तो गलत बात हो गई। रिवर्सिबल थिंकिंग की भी यहां बात नहीं हो रही है, बट कुछ हद तक रिवर्सिबल थिंकिंग इसमें जिम्मेदार होती है। ठीक, फिर आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन अलग ही कहानी है कि शेप और साइज के बदलने से क्वांटिटी सेम रहती है। 200 ml पानी है तो उसको बाल्टी में डालो, ट्रक में डालो, रोड पे फैला दो, व्हाटएवर, वो 200 ml ही रहेगा। किसी भी बर्तन की शेप या साइज बदलने से वो 200 ml चेंज नहीं हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहता है। शेप और साइज के बदलने से वॉल्यूम में या मात्रा में अंतर नहीं होता। ठीक, बी ऑप्शन यानी ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्म केंद्रीयता, ये बात बिल्कुल सही है। जब आप ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब ईगो का मतलब यहां आय से है, जब आपका पूरा फोकस खुद पे ही रहता है, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पाते, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम कहते हैं ईगो सेंट्रिक होना। कि बच्चा जो है, पिताजी आए ऑफिस से और पिताजी को आज निकाल दिया गया नौकरी से, भगवान अगर ऐसा हो, बट हो सकता है। तो अब पिताजी का मूड खराब है, बॉस से डांट खा के आए। बच्चों को बढ़िया, मैंने कहा था आपसे कार लाने को, कार तो लेके नहीं आए, वो पूरा लेट लेट के रोएगा कि मैंने कहा था कार लेके आनी थी, कार लेके आनी थी, है ना। वो उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है, तो वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने के लिए असक्षम है उस समय पे। उसे लगता है अगर डोरेमोन पसंद है और आपने ये कह दिया कि यार डोरेमोन तो कितना खराब है, ये पागल सा, कह के देखो आप बच्चे को, वो पूरा गुस्से में आ जाएगा। ऐसे कैसे कह सकते हो यार मेरा डोरेमोन है, या कोई फेवरेट एक्टर है उनका, या कोई हीरोइन है, या फिर व्हाटएवर एक्ट्रेस है बेसिकली। तो जो भी उनको पसंद है वो दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देख पाते। वो ये नहीं कहेंगे भाई तेरी बात भी सही है, मेरी भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहेगा जो मैं कह रहा हूं वही सही है। तो ये ईगो सेंट्रिज्म है, ये अहम केंद्रता है, बच्चे को दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आता। सिंपल बात, अभी आएंगे इसको और अच्छे से समझेंगे। एक माउंटेन एक्सपेरिमेंट है जो पियाजे ने किया था बच्चों के साथ, उनके 3 बच्चे भी थे, उन पे भी एक्सपेरिमेंट्स किए, बट वो हमारा बिजनेस नहीं है अभी के लिए।
ईगो सेंट्रिज्म यानी आत्मकेंद्रिता, माउंटेन एक्सपेरिमेंट यानी पहाड़ का एक्सपेरिमेंट। ऐसे उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं अलग अलग ईगो सेंट्रिज्म को समझाने के लिए, एसिमिलेशन को समझाने के लिए। माउंटेन एक्सपेरिमेंट, पहाड़ का प्रयोग कह सकते हो आप इसको, ठीक। एक बच्चा है जिसको, और ये कब से कब तक होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये लिमिटेशन है, मैं यहां लिख भी देती हूं, ये लिमिटेशन है किसके बीच की। इस पे भी क्वेश्चन आता है और ये घुमा देता है, इसमें बहुत गलतियां करते हैं लोग, क्योंकि रट्टे लगाने होते हैं तो हम लगा लेते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा दिमाग खर्च होता है और अच्छा टीचर भी लगता है। लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल बताया आपको, पियाजे की सेकंड स्टेज है, अभी मैं बता देती हूं याद करने का तरीका। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अच्छा, एक और काम, जल्दी में नहीं रहना है सीखते समय। आप मूवी देखते हैं, आप 3 घंटे की पूरी मूवी देख लेते हैं, आप बातें करते हैं किसी से 10 मिनट के लिए, आप फोन पे 1 घंटा बात कर लेते हैं। जब आप पढ़ने आते हैं आप सोचते हैं वीडियो को 2x पे चला दूं, और अगर मेरी वीडियो आपने 2x पे चला दी तो वो 4x के बराबर है, क्योंकि मेरी खुद की स्पीड 2x है, ठीक है ना। तो इस केस में ये करना है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो, आप लेट्स लर्न से पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना। लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होगी। तो पूरा टाइम देके पढ़ना, ये नहीं अरे टाइम वेस्ट हो रहा है यार, थोड़ा जल्दी बता दो। कहां की जल्दी है भाई, सीखने का समय नहीं है, नौकरी कहां से मिल जाएगी फिर, ठीक। लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल, ताकि चीजें दिमाग में लगे। आप 2 घंटे का वीडियो 1 घंटे में देख लेंगे 2x पे, बट वो किसी काम का नहीं है अनटिल अनलेस आपने वो चीज पहले से ना पढ़ रखी हो, रिवीजन के लिए देखा हो, क्योंकि वो दिमाग में टिकेगी नहीं ना। फिर धीरे धीरे होती है लर्निंग, नहीं तो एक दिन में सिलेबस खत्म कर दें, रोज पढ़ने की क्या जरूरत। तो लिमिटेशंस ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज, पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम 2 से 7 वर्ष मानते हैं, 2 to 7 years ऑफ एज। पियाजे की 4 स्टेजेस हैं जिनको याद रखने का सिंपल फंडा मैंने आपको बताया हुआ है। सम पीपल कांट फोकस, यानी कुछ लोगों का ध्यान लगता ही नहीं है। एस फॉर सम पीपल, सी फॉर कांट फोकस, ठीक। ये फंडा है बेसिकली। इसको याद कैसे रखना है, एसपीसीएफ सेंसरी मोटर जन्म से 2 वर्ष, गत्यात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इसी को स्कूल एज, इसी को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं, इसी को लेटेंसी कहते हैं सिगमंड फ्रॉइड, इसी को जो आपकी कॉम्पिटेंस वर्सेस कौन सी स्टेज है इसकी, इनकी एरिक्सन की, तो एरिक्सन की स्टेज है ये, एक बार याद करके बताओ फटाफट से, मतलब मैं ही भूल गई। एरिक्सन कहते हैं इसको इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ठीक। तो ये 3 नाम है इसके, ये जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो कनेक्ट करके बताऊंगी, अभी आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो एरिक्सन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, जब कॉम्पिटेंस डेवलप होता है। लेटेंसी स्टेज है फ्रॉइड के अनुसार, ये भी पूछे जाने लग गए ना अब दोनों। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, इसी स्टेज इसी एज की बात हो रही है, किसके अनुसार, पियाजे के अकॉर्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल वे में तो यही लेटर चाइल्डहुड है। सूडो मेच्योरिटी की एज भी यही है, जो मिथ्या परिपक्वता रॉस जिसको हम कहते हैं, गैंग एज भी यही है, ठीक है। तो सबको जोड़ के लिख लेना एक जगह पे, ठीक है। कुछ ही लोग बता पाए, इसका मतलब आप लोग काफी नए लोग हैं। प्रीवियस थ्योरीज देख लो, यूट्यूब पे भी कराया हुआ है उनको, एरिक्सन को। फ्रॉइड की अगर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की अगर हम बात करें 11 से 15 वर्ष या 11 ईयर्स एंड अबव, ठीक। ये 4 स्टेजेस हैं पियाजे की जो याद रखनी है। अब इसमें कुछ रुकावटें हैं, लिमिटेशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसकी, रुकावट ही लिख लेती हूँ या सीमाएं कहते हैं वैसे इनको, प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण। उसमें से एक है ईगो सेंट्रिज्म, जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, माउंटेन एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। ईगो सेंट्रिज्म यानी अहम केंद्रित होना, बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है, अहम केंद्रित है, खुद पे ही सारा फोकस है उसका, दूसरे के परिपेक्ष को नहीं समझ पाता, दूसरे के व्यू पॉइंट को नहीं समझ पाता, ठीक। दूसरी चीज और भी इस तरह की कई सारी लिमिटेशन है कि रिवर्सिबल थिंकिंग नहीं होती, इररिवर्सिबल थॉट, लॉजिक नहीं होता इस स्टेज में, तर्क नहीं होता बहुत ज्यादा। इररिवर्सिबल थिंकिंग यानी रिवर्स नहीं कर पाता चीजें, मतलब इसी वजह से कंजर्वेशन भी नहीं आ पाता, संरक्षण, ठीक है। कि वो घर से स्कूल जाने का रास्ता तो याद रहता है, स्कूल से घर आने का नहीं याद रहता। हालांकि पियाजे का इस पे क्रिटिसिज्म भी है कि अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे या सोशल एनवायरमेंट उस तरह का होगा तो बच्चों को याद हो सकती है ये चीज इस स्टेज में भी, बट पियाजे के अकॉर्डिंग ये लिमिटेशन है ज्यादातर बच्चों के लिए इस स्टेज के, ठीक। क्या है कि आप रिवर्स नहीं कर पाते अपनी थिंकिंग को, और ईगो सेंट्रिक होते हैं यानी दूसरे के व्यू पॉइंट को समझ नहीं पाते। ये दोनों लिमिटेशंस हैं, इनको बहुत पॉजिटिव नहीं मानना है। एक बार क्वेश्चन आ गया था, और इसको दूसरी भाषा में इरिवर्सिबल थिंकिंग में एक चीज होती है सेंट्रेशन, केंद्रीकरण, ये भी कह देता है। तो आया था कि टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट, अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ एक बार। तो ये नेगेटिव है, ये लिमिटेशन है इस स्टेज की कि बच्चा एक ही चीज पे सेंटर्ड है,
वो किसी चीज की हाइट देखेगा तो हाइट ही देखेगा, उसकी चौड़ाई नहीं देख पाएगा, उसका रंग नहीं समझ पाएगा, उसका सारा फोकस एक चीज पे होता है। जैसे अगर आप देखते हैं दो बच्चों की जो हाइट है, मान लीजिए मैं 5 साल की हूं और मेरा एक भाई है जो 3 साल का है, बट उसकी हाइट, चलो ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, मेरा एक भाई है जो 7 साल का है और मेरी हाइट ज्यादा हो गई मान लो उससे, तो मैं क्या कहूंगी, या कोई भी व्यक्ति जो आप मुझे दिखाओगे जिनकी हाइट जिसकी ज्यादा होगी, मैं कह दूंगी यही बड़ा है भाई जिसकी हाइट ज्यादा है। दैट मीन्स मैं सेंटर्ड हूं एक ही चीज पे, केंद्रीकरण है मेरे थॉट का, सेंट्रेशन है कि मैं बाकी एस्पेक्ट नहीं देख पा रही। भैया एज जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आपको याद होगा पहले हम समझ नहीं पाते थे, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1998 है और किसी का डेट ऑफ बर्थ है 2000, तो हमें लगता था ये वाला बड़ा होगा, ये 2000 वाला, क्योंकि हमारा सारा फोकस है आगे वाली गिनती पे, हम रिवर्स नहीं कर पा रहे थॉट को, हम सेंटर्ड है हमारा थॉट, इसी को सेंट्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक बात हो गई। कोई कह रहा है भाई की ज्यादा है आपसे, हाँ उसकी सच में ही ज्यादा है, तो हो सकता है किसी को देख के लगे जो छोटा बच्चा है अरे ये भैया बड़े होंगे, दीदी तो जरा सी है ना, जरा सी तो नहीं हो बट हाँ यही मान सकते हो आप। ठीक, तो वही सेंट्रेशन है। अब माउंटेन एक्सपेरिमेंट ईगोसेंट्रिज्म को समझने के लिए क्या कहता है, एक बच्चा है जो इधर बैठाया गया, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, इसका नाम सुषमा नहीं रखेंगे, वैसे रख सकते हैं हम, जेंडर स्टीरियोटिपिकल तो है नहीं हम, तो इस बच्चे का नाम आज हम सुषमा रख देते हैं। ठीक है, हम जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज कर रहे हैं। ठीक, और ये बच्चा है जिसका नाम रॉबिन रखते हैं हम। ठीक है ना, ये मत पूछ लेना रॉबिन कौन है। देखिए, तो अगर हम बात करें, ये काल्पनिक नाम है। अब सुषमा जो है बेसिकली उन्होंने कहा इस बच्चे से कि तो सबसे क्लोजेस्ट जो पहाड़ है वो कौन सा है, तो उन्होंने कहा भाई ये सबसे बड़े वाला। अब कहा कि एक बार उसके व्यू पॉइंट से बताओ, जो ये इधर डॉल बैठी हुई है या रॉबिन बैठा हुआ है, रॉबिन को सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा, सबसे क्लोज पहाड़ कौन सा नजर आ रहा होगा, सबसे पास कौन सा होगा। अब ये व्यक्ति या सुषमा जो है हमारा, वो रिवर्स नहीं कर पा रहा, वो कह रहा है भैया जो मुझे बड़ा नजर आ रहा है, जो मेरे सबसे पास है वही उसके पास होगा। ये इमेजिन नहीं कर पा रहा, ये इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है ना, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं आई अभी, रिवर्स नहीं कर पा रहा कि मैं अगर उधर बैठूं तो क्या बड़ा दिखेगा या पास कौन सा दिखेगा। बच्चों के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है, आपको लग रहा होगा क्या मजाक चल रहा है ना। तो अब ये यहां बैठ के नहीं देख पा रहा, ये कह रहा है यही होगा सबसे पास, रॉबिन के भी पास यही होगा जो मेरे पास है, जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब आप सेंटर्ड हैं किसी एक थॉट पे, आपको लग रहा है दुनिया सारी आप ही के अराउंड घूम रही है। ठीक है ना, खैर ऐसी बातें बीच बीच में करते रहेंगे। सुषमा और रॉबिन को अभी के लिए विराम देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। आज ये सेशन खत्म हो जाएगा या नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने किए हैं, और बहुत संख्या में आप लोग इस समय में बने हुए हैं। रात के समय कई लोगों को स्कूल जाना होता है, कई लोगों के बच्चों को स्कूल जाना होता है, कई लोगों को खुद स्कूल जाना होता है, कई लोगों को सुबह उठना होता है। 7th फेज की बात कल करेंगे, करियर वेल पे बैच आ चुका है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा एक और चीज, कल संडे है तो आपको ना आपके बच्चों को स्कूल जाना है, कोई कह रहा होगा मेरे तो बच्चे ही नहीं है, ना आपको स्कूल जाना है ना, तो शांति से पढ़ लो, कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटा 2 घंटे लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 30 क्वेश्चन हमें टोटल करने हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एन इंडिविजुअल एट लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन ऑफ मॉरल डेवलपमेंट विल बिलीव दैट, यानी जब हम कोहलबर्ग की बात करते हैं तो एक व्यक्ति है जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है, जो कि कौन सी स्टेज होती है, याद आ रहा है किसी को, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज 4th स्टेज। ठीक है जी, 4था चरण, जबकि टोटल स्टेजेस कितनी है, 6 स्टेजेस हैं। लेवल कितने हैं, 3 हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेज हैं, तो 3 दूनी होते हैं 6। ठीक है ना, 3 2 6 अंग्रेजों के लिए। ठीक, बताइए एक बार, बी ऑप्शन कह रहे हैं कई सारे लोग, चलिए समझते हैं। लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू प्लीज अदर्स, बट ये तो गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन होता है। जब मुझे दूसरों के सामने अच्छा बन के दिखाना है तो मैं रूल्स को मान रही हूं, क्यों, क्योंकि पापा कहेंगे अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल स्पीड लिमिट में बाइक चलाती है। देख रहे हो, जेंडर नॉन स्टीरियोटाइपिंग एग्जांपल्स दे रही हूं मैं आपको, ये नहीं कह रही बेटा बाइक चलाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू प्लीज अदर्स, तो ये गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन है, जब आप अच्छा दिखने के लिए कोई काम कर रहे हैं, और जब पिताजी ना देख रहे हो, पिताजी पीछे ना बैठे हो, तो वही बेटी जो है लिटा लिटा के बाइक चलाती है ना, रिकमेंडेड नहीं है। अभी एक न्यूज आई थी, बहुत खतरनाक होती है ओवर स्पीडिंग। देखिए बी ऑप्शन देखते हैं, लॉज एंड अथॉरिटीज मस्ट बी ओबेड सो दैट सोशल सिस्टम इज मेंटेन्ड, यानी जो नियम और कानून हैं उनका पालन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि समाज में एक नियम बना रहे, एक व्यवस्था बनी रहे। अगर हर कोई रेड लाइट तोड़ेगा तो रुकेगा कौन रेड लाइट पे, और फिर एक्सीडेंट ज्यादा होंगे, केओस हो जाएगा, ऑर्डर नहीं फॉलो हो पाएगा, समाज में एक नियम नहीं बना रह पाएगा। बात तो सही है। ठीक, लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड टू अवॉइड पनिशमेंट, ये पहली स्टेज है, फर्स्ट।
जो आपकी कौन सी स्टेज है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस वाली, कि आप बात इसलिए मानते हैं कि डांट पड़ जाएगी। ये स्टेज है आपकी थर्ड, गुड बॉय गुड गर्ल वाली। ठीक, लॉज एंड रूल्स मस्ट बी ओबेड ओनली इफ दे फुलफिल आवर नीड्स, टिट फॉर टैट, सेकेंड स्टेज। ठीक है जी, तो ये ऑप्शंस देख के आपको पता लगना चाहिए, तभी कहेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अदरवाइज तो रट्टे लगाए हैं। ठीक, तो यहां पे फोर्थ स्टेज की बात हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की, वो सिर्फ बी ऑप्शन में ही उसकी बात हुई है, बाकी तो किसी में थर्ड की, किसी में फर्स्ट की, किसी में सेकंड की। तो बी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। अगर मैं थोड़ा सा आपको स्पीड में बताना चाहूं कि कोहलबर्ग की कौन सी स्टेजेस है, मैं बताती हूँ, एक मिनट रुक करके, और फिर 8th क्वेश्चन पे चलेंगे। ये सारा लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में ही टेलीग्राम चैनल पे। अब इससे ज्यादा क्या बच्चे की जान लोगे यार। देखो, अगर हम बात कर रहे थे कोहलबर्ग की, बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, सही और गलत। अगर मॉरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो किसी के लिए कुछ सही और गलत होगा ही नहीं। तो समाज में रहने के लिए सही और गलत बनाए जाते हैं, जिसके लिए मॉरल वैल्यूज की हम बात करते हैं। तो इन्होंने पियाजे की एक थियरी थी मॉरल डेवलपमेंट की, उससे इंस्पायर्ड एक थियरी थी, कॉपी नहीं की। तो कोहलबर्ग ने कितने 3 लेवल्स दिए, इन्होंने 3 लेवल्स ऑफ मॉरल डेवलपमेंट दिए, जिसमें हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस थी। तो 3 लेवल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टेजेस हो गई 6, क्योंकि हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। ठीक, 3 लेवल कौन से हैं, प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व पारंपरिक, परंपराओं से पहले, कन्वेंशनल। ये वैसे जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी ना तब इसको अच्छे से समझेंगे, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो आपके सर में हो जाएगा दर्द कि एक दिन में कितना पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी इज गिवन बाय लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की आपके प्यारे सबसे दुलारे लेव वाइगोस्की, इनके ज्यादातर क्वेश्चन बस 3 चीजों से सॉल्व हो जाते हैं, जो मैं आपको बताती हूँ। SCL, BPL नहीं है ये, SCL है ना, याद रखने के लिए मैं आपको ये चीजें एसोसिएट कराती रहती हूँ ब्रेन में। BPL होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो हम SCL हमने एक बनाया हुआ है याद रखने के लिए वाइगोस्की से रिलेटेड। समाज यानी सोसाइटी, कल्चर यानी संस्कृति, और लैंग्वेज, ये 3 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनकी थियरी में। इससे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। बताइएगा फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका लाइव क्लास पहली बार देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बंकेश नाम है आपका, चलिए ठीक है बंकेश, आप देखते रहेंगे, समझ में आता रहेगा, चीजें डिटेल में हम करते हैं। जल्दबाजी आपको नहीं रखनी है, जल्दी करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार कौन सा सिद्धांत सही है, कौन सा एक ऑप्शन सही है। कॉग्निटिव थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, देखिए कॉग्निटिव थियरी तो दी है वाइगोस्की ने। वाइगोस्की की थियरी, पियाजे की थियरी बात दिमाग के विकास की ही कर रही है, संज्ञान के विकास की ही कर रही है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की ही कर रही है, मेंटल डेवलपमेंट की ही कर रही है। लेकिन पियाजे की थियरी का नाम पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वाइगोस्की की थियरी का नाम वाइगोस्की सोशियो कल्चरल अप्रोच है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। थियरी का नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन जो थियरी है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही बात करती है, संज्ञानात्मक विकास की ही बात करती है। तो मॉरल डेवलपमेंट की बात इन्होंने नहीं की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है ना। ये तो फिर पियाजे या कोहलबर्ग की तरफ चला जाता है आंसर। साइकोडायनेमिक थियरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइकोडायनेमिक लिखा हो यानी मनोगत्यात्मकवाद, साइकोसेक्सुअल लिखा हो है ना, साइको एनालिसिस लिखा हो, ये तीनों ही शब्द सिगमंड फ्रॉइड की ओर इशारा करते हैं। जिन्होंने सीटेट के बाद वाले बैच पढ़े हैं उनको ये बात पता होगी। ठीक, सोशियो कल्चरल थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये है वाइगोस्की, बिल्कुल सही बात। सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, इन 3 में से ही आंसर मिल जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये कह रहे हैं एज वेज से फर्क नहीं पड़ता भैया, ये 7 से 11, 2 से 6 जो प्याजे कर रहे थे, ये कह रहे हैं जिस समाज और संस्कृति में आप रहते हैं, आपका अपने आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कैसे लोगों में आप उठते और बैठते हैं, उससे आपकी समझ निर्धारित होगी। अगर वाइगोस्की की माने तो मैं आपके साथ यहाँ खड़ी हुई हूँ, अदरवाइज मैं आप में से कई लोगों से एज में छोटी हूँ। ठीक, लेकिन ये कहते हैं भैया एज से फर्क नहीं पड़ता, आपका जो इंटरेक्शन है उससे फर्क पड़ेगा कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होगा। डेवलपमेंटल थियरी ऑफ अटैचमेंट, ये जॉन बॉल्बी की थियरी है, आपके सिलेबस से बाहर है। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इसको दिया है वाइगोस्की ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, देखेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, पोल में जवाब देंगे आप फटाफट। A student is struggling to solve a given question, एक बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे आप खुद को भी मान सकते हैं कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कह रहे हैं ए होगा कि बी होगा, या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कर दो 80 90 पूरे 100 है। ओके, तो अगर हम बात करें यहां पर, तो एज पर लेव वाइगोस्की इन दिस सिचुएशन आर टीचर शुड, क्या करना चाहिए टीचर को जब बच्चा अटक रहा हो किसी प्रश्न को हल करने में, उसको चुनौती महसूस हो रही है, वो ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहा। चलिए समझते हैं। तो इग्नोर कर देना चाहिए, तो भैया टीचर किस लिए बिठाया है वहां, मूंगफली छीलने के लिए, कि बच्चे को समस्या हो और आप इग्नोर करके आराम से अपना पानी पिए, स्वेटर बुने, डांस करें, हैं? ऐसा थोड़ी है कि उसको अकेले ही सॉल्व करते रहना देना चाहिए।
और उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो इग्नोर इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, कोई सकारात्मक शब्द नहीं है टीचर के लिए, आप सपोर्ट के लिए हैं वहां, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट है बी ऑप्शन, गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव, यानी विद्यार्थी को अगले कदम के लिए संकेत या इशारे के द्वारा थोड़ा सा हिंट देना चाहिए ताकि उसको पता लगे कि वो नेक्स्ट स्टेप में कैसे जाए, जहां वो अटक रहा है उसके नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या कर देना चाहिए, बच्चे को थोड़ा सा हिंट देना चाहिए। सही है या नहीं है? सही है। फिर आएंगे, लेकिन हमें उससे भी बेहतर ऑप्शन मिल जाए, क्या पता, देखते हैं सी और डी में। टेल द करेक्ट, इसको छोटा सा राइट लगा लेते हैं, देखेंगे इस पे। टेल द करेक्ट आंसर इमीडिएटली, तुरंत उत्तर नहीं देना भाई, या तो बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या एकदम से जवाब दे देंगे, बीच में कुछ नहीं। और जबकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो बीच में ही रहना है आपको, ठीक है ना। हटा देंगे इसको भी। पनिश द स्टूडेंट, इसका अधिकार आपके पास बचा नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि बच्चे को आप कॉर्पोरल पनिशमेंट, मुर्गा या मुर्गी नहीं बना सकते, आंखें भी नहीं दिखा सकते, ठीक है ना। तो आप पनिश नहीं करेंगे, दंडित नहीं कर सकते हैं एज पर लॉ। कुछ स्कूल्स में आज भी होता होगा, बट हम क्यों इतना पढ़ रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि हम परिवर्तन ला सकें, थोड़ा बेहतर कर सकें चीजों को, जो एजुकेशन पॉलिसीज में कहा गया है उसको हम सच में इंप्लीमेंट कर सकें कुछ हद तक, है ना। रियलिटी में चीजें मुश्किल होती हैं, बट अच्छे टीचर्स करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर्स बस डंडे ही लेकर के घूम रहे हैं बच्चों के पीछे, ठीक। और आप देखेंगे जो अच्छे टीचर्स हैं उनकी क्लास में सबसे ज्यादा एकदम डिसिप्लिन भी मेंटेन रहता है, बातचीत भी होती है, मजे करते हैं, पूरे सीखते हैं लोग, ठीक। तो अगर हम बात करें, पनिशमेंट आप दे नहीं सकते, इमीडिएटली बताने का कोई सेंस नहीं है, इग्नोर आप बच्चे को कर देंगे तो आपका कोई रोल नहीं बचा। एक ही ऑप्शन सही है, गिव हिंट्स एंड क्यूज टू स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नेक्स्ट मूव। जिस स्टेप पे बच्चा अटकता है, जहां अटकता है वहां उसको थोड़ा सा हिंट दे देनी है। प्रॉब्लम, मान लीजिए 4 स्टेप का क्वेश्चन है, एक उसने सॉल्व कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरे पे अटका हुआ है, तो आप तीसरे में या तो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, हाफ सॉल्व कर दें, पूरा सॉल्व नहीं करना, हिंट दे दें, क्यूज दे दें इनडायरेक्टली। इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं वाइगॉस्की की भाषा में, मचान कहते हैं इसको, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं कि आप स्कैफोल्ड कर रहे हैं बच्चे को हिंट दे करके या टेम्परेरी सपोर्ट दे करके। जैसे आप जब साइकिल चलाना सीखते थे तो पीछे से कोई पकड़ लेता था, जैसे ही आप चलाना खुद से शुरू करते थे हाथ हटा लेता था पीछे वाला। आजकल तो जमाना बदल गया है, 4 पहिए वाली साइकिल आने लग गई है, वो स्कैफोल्डिंग है। जब आप छत पे खुद नहीं चढ़ पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं सीढ़ी का इस्तेमाल, वही सीढ़ी स्कैफोल्डिंग है। जो आप खुद से नहीं कर सकते उसमें मदद आपको थोड़ी सी मिल जाए तो आप कर लेंगे वो चीज, अकेले नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, कहानी समझें क्या कहानी है। बहुत बढ़िया, देखते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है समझिए। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या कहता है बताइए एक बार पोल में जवाब देकर के। कौन है ये? बिहार टीचर सिलेबस आउट हो गया। हाँ मैंने बता दिया आज शुरुआत में ही क्लास के, ये क्लास आपकी पहले से लगी हुई थी, कल हम उस पर चर्चा करेंगे, कल संडे भी है ना। चलिए समझते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम बात करें इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में स्टूडेंट्स फोकस शुड बी ऑन, बच्चों का फोकस किस चीज पे होना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में बच्चों का फोकस किस चीज पर होना चाहिए बताइए आप फटाफट से। प्रगतिशील कक्षा, प्रोग्रेसिव, ये वर्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। प्रोग्रेसिव मतलब आगे की ओर बढ़ना, मॉडर्न टाइम्स की तरफ बढ़ना, बेहतरी के लिए आगे बढ़ना, प्रगति के लिए आगे बढ़ना। शब्द में ही लिखा हुआ है प्रगतिशील, यानी आप प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक। तो जो प्रगति की ओर बढ़ने वाली शिक्षा है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तब भी आप इसका जवाब ढूंढ पाएंगे। कंपीटिंग विद देयर पीयर्स, यानी कॉम्पीट कराएंगे। अरे देखो शर्मा जी का बेटा वर्मा जी के बेटे से अच्छा है, तुम कितने खराब हो, ये करेंगे हम। ये सही तरीका नहीं है, होता आया है समाज में, आज भी होता है और कुछ समय तक, या मुझे लगता है कि अभी भी होता रहेगा कुछ समय तक, लेकिन परिवर्तन आ रहा है। तो कॉम्पीट नहीं करेंगे, ये कोई भी अच्छा तरीका नहीं है, प्रोग्रेसिव तरीका नहीं है, तो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, जमानों से चला रहा है कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन से ज्यादा जरूरी क्या है? कोलैबोरेशन है, सहयोग है, ग्रुप में सीखे बच्चा, कोऑपरेट करे। रोट मेमोरी, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजिंग एज मच एज पॉसिबल। भैया जितना हो रट्टे लगवा दो, कंठस्थ करा दो, फिर वो पेपर में जाके फेल हो जाते हैं सीटेट जैसे एग्जाम में, जो कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी कॉन्सेप्ट चेक करता है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने पढ़े ही नहीं थे, हमने तो बस पेपर में पेजेस भरे थे, ठीक। तो रोट मेमोराइजेशन से भी काम नहीं चलने वाला। विनिंग टेंजिबल रिवॉर्ड सच एज ट्रॉफी, देखिए रिवॉर्ड्स कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। आप कभी कभार रिवॉर्ड्स दें, समझ आता है, लेकिन सिर्फ रिवॉर्ड्स के बेसिस पे लर्निंग कराना लालच वाली बात है। एक टाइम पे जब आपको रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, आप बच्चों को कहते हैं बेटा स्कूल जाओगे, ट्यूशन जाओगे तो एक चॉकलेट मिलेगी, वो चला गया। फिर आप जो कह रहे हैं कि फिर से ट्यूशन जाओगे तो चॉकलेट मिलेगी, एक हफ्ते तक चला, एक हफ्ते बाद वो कह रहा है यार अपनी चॉकलेट अपने पास रखो, मैं तो खेलने जा रहा हूं। तो रिवॉर्ड एक टाइम के बाद फर्क नहीं पड़ता रिवॉर्ड का, फिर ये शुरुआत में ठीक रहता है या कहीं कहीं पे ठीक रहता है बीच बीच में। कंस्ट्रक्टिंग द, और ये बहुत
ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, ये आज से नहीं, जमानों से लोग यही करते आ रहे हैं, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये नया तरीका है, ये मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग है, ये प्रोग्रेसिव थॉट है, ये प्रगतिशील बात है कि आप बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करा दीजिए ज्ञान की संरचना में, सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान का सृजन करना। यानी जब बच्चा खुद से इन्वॉल्व होगा, जैसे आप अभी इन्वॉल्व हैं, आपको किसी ने बुलाया तो नहीं जबरदस्ती, है ना, कोई पैसे वैसे देके बुलाया हो, किसी को 2-4 रुपए गए हो कहीं से, है, किसी ने ये भी नहीं कहा, बल्कि आप मेरे पीछे पड़े हुए हैं इतने दिनों से, मेरा गला खराब था, मैं बीच में कहीं गई हुई थी कि कब क्लास लोगे, कब क्लास लोगे। इसका मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट होने के लिए सेल्फ मोटिवेटेड हैं, है ना। मैं और आप अभी मिलकर के सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं कुछ आपके दिमाग में भर दे रही हूं, वो ट्रेडिशनल वे है, वो चाइल्ड सेंटर्ड वे नहीं है कि जब टीचर आए और दिमाग में भर दे, बच्चे खाली बर्तन है ना, जैसा जॉन लॉक कहते थे, ऐसा नहीं है। ये क्या है, बच्चे और शिक्षक मिलकर के जब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके सीखते हैं, ठीक है, जब वो इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज में, जिस चीज में आपको मजा आता है, जिस चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप बेहतर सीखते हैं। सबसे बेहतर फंडा है, सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे जो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के होंगे, जो भी आज के कंस्ट्रक्टिविज्म के क्वेश्चन होंगे, और बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं। आपको ढूंढना है सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा किस ऑप्शन में है, तो जहां बच्चा एक्टिव है मतलब बल्ले बल्ले मजे आ गए, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू आप ज्ञान का निर्माण कराते हैं, जिस चीज में आप खुद से इन्वॉल्व होते हैं उसको आप बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं और भूलते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मैं बात करती हूँ, 1 मिनट अभी पोल मत दीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, तो इसके बारे में 2 शब्द जान लेना जरूरी है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, एक्टिव कंस्ट्रक्शन की, बच्चे को एक्टिव रखने की बात करेगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जॉन डुई इसकी बात करते हैं। प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे उन्होंने और उनकी वाइफ ने शिकागो में, अमेरिका के अंदर, 20th सेंचुरी में, 1900s के अराउंड, और उनको यूनिवर्सल एलिमेंट्री स्कूल्स भी कहा गया था, लैब स्कूल्स भी उनको कहा गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि लैब स्कूल्स, तो लैब स्कूल्स की स्थापना प्रोग्रेसिव एजुकेशन के लिए की गई थी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन ये मानता है कि लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी, यानी बच्चे को ग्रुप में सिखाना चाहिए और एक्टिविटी करके सक्रिय रखना है उनको। लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। कौन कह रहे हैं? जॉन डीवी, जिनको हम कह देते हैं हिंदी में, या जॉन डुई, अमेरिकी शिक्षा शास्त्री कह सकते हो आप इनको। इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे काम किए हैं एजुकेशन में। ये कहते हैं एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, प्रेजेंट लाइफ के लिए सिखाना है आपको। शिक्षा जीवन के जैसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जीवन जीना बाद में सीख रहे हैं, शिक्षा में कुछ और ही पढ़ लिया था, रट्टे लगा लिए थे, वो जीवन में काम ही नहीं आया। ठीक, तो एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, जॉन डुई।